तो चलो बच्चों अभी देखते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, वो कुछ टेक्निकल इश्यू है, चलता रहता है, पर हमें हर सिचुएशन में थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों। हाँ, जो मेरा पॉइंट था, जैसे बाहर तुम अमूल का पैकेट लेके जाते हो, वो पैकेट्स में आता है। तो ऐसे ही हम मान के चलते हैं, 12th में आप पढ़ोगे कि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है। तो उस एनर्जी के पैकेट्स को हम बोलते हैं फोटोन। और जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास 0 होता है। उसका रेस्ट मास क्या होता है? फोटोन का रेस्ट मास हम क्या मानते हैं? 0। हाँ, हालांकि उसका मूविंग मास कंसीडर किया जाता है, बट रेस्ट मास क्या होता है? 0। ये पॉइंट बच्चों समझ गए? ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। देखो, न्यूटन ने कहा कि यूनिवर्स में जितनी भी चीजें सब में मास तो है ही है। अगर उसमें मास है तो वो अपने मास की वजह से अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अट्रैक्ट। अब जो ये अट्रैक्शन फोर्स होगा, जैसे मान लो बच्चों ये दो पार्टिकल्स हैं, इनके मासेस हैं m1 m2, इनके बीच की डिस्टेंस r। तो न्यूटन भाई साहब ने कहा कि जो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के। ठीक है भाई। फिर उन्होंने कहा कि जो ये फोर्स होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। अब यहां से अगर मैं देखता हूं, इन दोनों को बच्चों मिला के लिखोगे तो प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। समझ गए बच्चों? अब बच्चों जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या लेते हैं? कांस्टेंट। तो यहां जो हम कांस्टेंट लेते हैं वो कांस्टेंट होता है कैपिटल G, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। समझ गए बच्चों? तो एक बार बच्चों इतना छाप लो, फिर हम आगे चीजें डिस्कस करते हैं। इतना एक बार कर लो। तो बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपली इतना सा है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इतना समझ पाए बच्चों? अब इस लॉ में कुछ खास बातें जो कि मैं बताने वाला हूं। एक तो जो ये G है, G होता है बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू बच्चों जो होती है वो होती है 6.67 10 की पावर -11 इन SI यूनिट। यूनिट बच्चों तुम निकाल सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फोर्स की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों डायमेंशन निकाल पाओगे? पक्का? ठीक है, तो निकालो। जी की डायमेंशन में चेक करवाता हूं। SI यूनिट बच्चों ये हो गई। आंसर बोलना नहीं है, मैं जब पूछो तब बताना, चेक करना। यहां तक क्लियर है बच्चों? अब यूनिवर्सल कांस्टेंट और नॉर्मल कांस्टेंट में क्या फर्क होता है? जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट तुमने सुना है, अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग होगा, लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब यह होता है कि तुम अर्थ पे ही नहीं, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, मून पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। इसकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। इस वजह से बच्चों इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बच्चों बताओ ये फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल होता है? ये सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा। मान लो इस मोबाइल और पेन के बीच में फोर्स निकालना, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। लगा सकता हूं? नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चों ये फॉर्मूला केवल और केवल पॉइंट मासेस या स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। तो ये सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, बट समझो तो मैं इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। बच्चों बताओ F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अब मुझे बताओ इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं? लगेगा, बट हम उस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, बट फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। अब बच्चों समझो, मैंने तुम्हें कहा हर चीज में मास है, हर चीज में अट्रैक्टिव फोर्स है। तो बच्चों जैसे इस रूम में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अट्रैक्शन की वजह से सबको आपस में चिपक जाना चाहिए, बट नहीं चिपक पा रहे। बेंच वेंच सबको चिपक जाना चाहिए, बट नहीं चिपक पा रहे। क्यों नहीं चिपक पा रहे? क्योंकि जो ये जी है,
इसकी वैल्यू तुम देखो, तुम्हें कम दिख रही है कि ज्यादा? ज्यादा किसको दिख रही है वो हैंड राइज करे। तो बच्चों फिर बताओ, जी की वैल्यू कम दिख रही है कि ज्यादा? कम दिख रही है कि ज्यादा? कम। तो ये बहुत कम होती है, उस वजह से नॉर्मल ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो फील ही नहीं होता, वो फ्रिक्शन वगैरह इधर उधर से ओवरकम हो जाएगा। केवल जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे अर्थ, उसका ग्रेविटी तुम्हें फील होगा, मून का ग्रेविटी तुम्हें फील होगा, उन सब का ग्रेविटी तुम्हें फील होगा। ये पॉइंट समझे? अब बच्चों तुमने वर्क पावर एनर्जी में एक टॉपिक पढ़ा होगा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, याद है? बच्चों बताओ, ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। समझ गए? तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव। उसके अलावा पॉइंट मास में लगेगा। उसके अलावा बच्चों स्ट्रॉन्ग या वीक, कैसा फोर्स है? वीक। अब बच्चों बताओ, मुझे फोर्स को जीरो करना है तो डिस्टेंस कितनी करनी पड़ेगी? कितनी डिस्टेंस करनी पड़ेगी कि ये जीरो हो जाए? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज। अब बच्चों ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इन दो पार्टिकल के बीच में मान लो 50 न्यूटन फोर्स है, तुम बीच में पानी भर दो। अब मैं पूछता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 50। मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। वापस समझो, इन दो पार्टिकल के बीच में फोर्स 30 न्यूटन है, तुमने पानी भर दिया, बताओ फोर्स कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। तो बच्चों मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सारे पॉइंट समझे बच्चों? इतना छाप लिया, चले आगे। अब देखो बच्चों, नोट करके बच्चों कुछ पॉइंट्स लिख लो। Above formula is applicable only for point masses or spherical symmetric object। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास या स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। हर किसी के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फिर बच्चों जो मैंने पॉइंट बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? कंजर्वेटिव, अभी भी बताया। हमेशा अट्रैक्टिव होगा, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। फंडामेंटल, बच्चों शायद एनएलएम में तुमने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े होंगे। बताओ कितने तरह के फंडामेंटल होते हैं? 4। तो उसमें एक ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स। तो ये फंडामेंटल फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, अभी बताया मैंने, इनफाइनाइट तक लगेगा। वीक फोर्स है बच्चों, मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। इतना समझ पाए बच्चों? अब बच्चों वापस देखना, फॉर्मूला तुम्हारा क्या आया? फॉर्मूला तुम्हारा बच्चों क्या आया था? अगर मैं लिखता हूं तो Gm1m2/r²। अब बच्चों इसमें एकदम बेसिक से जो क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूं, तुम डायरेक्टली आंसर बताओ। बच्चों तुमसे कहा जैसे एक पार्टिकल m1, एक पार्टिकल m2, बीच की डिस्टेंस r। मान लो बच्चों ये 2 किलो का है, ये 50 किलो का है। बच्चों मान लो इस पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो बच्चों बताओ 50 किलो वाले पे कितना लगेगा? इस पे 20 न्यूटन लग रहा है तो इस पे कितना लगेगा? 20। ऐसा नहीं कि वो हैवी है तो उस पे ज्यादा लगे, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो जितना इस पे अगर 20 लग रहा है तो उस पे इधर 20 लगेगा। समझ गए बच्चों? मान लो इस पे 200 लग रहा है तो उस पे कितना लगेगा? समझ गए? तो हर हालत में इक्वल और अपोजिट फोर्स होगा। बच्चों अब मान लो इस पे 200 और 200, बीच में पानी भर दिया, बताओ अब कितना फोर्स लगेगा? केरोसिन भर दी, पेट्रोल भर दी, सरसों का तेल भर दें, कोई फर्क पड़ेगा? तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर वापस समझो, तुमसे कहा बीच की डिस्टेंस डबल कर दी, डिस्टेंस डबल कर दी, बताओ फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स कितना होगा? 1/4। डबल का स्क्वायर 1/4। कनेक्ट कर पाए? 3 गुना डिस्टेंस कर दी, 1/9। मान लो 1/3 डिस्टेंस कर दी, 9 टाइम्स। हाफ डिस्टेंस कर दी। समझ गए बच्चों?
अब इसी में बच्चों स्मॉल वेरिएशन के क्वेश्चंस होते हैं। स्मॉल वेरिएशंस वो क्या होता है बच्चों, देखो बच्चों बताओ, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। तुमसे कहा कि भाई डिस्टेंस को 0.3% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 0.3, तो बच्चों बताओ फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तुमसे पूछा कितने परसेंट कम होगा, 0.9। और कोई आंसर हैंड राइज करके बच्चों, 0.3। और कोई, कैसे, सही है बच्चों, समझो जब भी स्मॉल वेरिएशन होता है, जब भी स्मॉल वेरिएशन होता है, जो पावर होती है वो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो बच्चों बताओ यहां रेडियस की पावर कितनी है, 2, रेडियस की पावर कितनी है 2। तो अगर तुम इसे 0.3 बदलोगे तो 0.3 इंटू 2 0.6% का फर्क आएगा। लॉजिकली सोच सकते हो अगर बढ़ा रहे हो तो ये फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। पॉइंट समझ पाए, वापस समझो, इसको तुमने 1.3% बढ़ाया, बताओ फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा, कितना कम होगा 2.6। समझ पाए। मान लो बच्चों 1.8% बढ़ाया, अब 3.6, लेकिन स्मॉल वेरिएशन अप टू 5% तक लगा सकते हो। समझ गए। इसका रिवर्स भी ट्रू है। मान लो अगर मैं इसे कम करता हूं, रेडियस को कम करूंगा तो फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा, 1.8% कम किया, फोर्स कितना परसेंट बढ़ेगा, 3.6%। कनेक्ट कर पाए, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब वापस समझो, ऊपर अगर यही कलाकारी कर रहे हो, इसको डबल कर दिया, इसको ट्रिपल कर दिया, डिस्टेंस वही है, बताओ फोर्स कितने टाइम्स, 6 गुना, इसको 3, इसको 1 3, अब फोर्स। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, या कुछ नहीं तुमको डेटा दे दिया 2 किलो 5 किलो 3 मीटर फोर्स निकालो, निकाल लोगे। बोलो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब आता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो हमसे क्या कहता है, जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है ना, अब मुझ पे ये बंदा भी ग्रेविटेशन लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, भले ही बहुत कमों पर लगाएगा तो सही। तो हर कोई मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो अब मुझ पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो बच्चों फोर्स स्केलर है या वेक्टर, फोर्स स्केलर या वेक्टर, वेक्टर। तो मुझ पे जो नेट फोर्स होगा वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ये हमसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। समझ पाए बच्चों। तो अब इसके बाद बच्चों तुम लिख लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों जिसको दिक्कत लग रही हो कोई हैंड राइज करे, बेझिझक पूछे आराम से, यहां तक कहीं कोई दिक्कत लग रही हो। बाकी माइक की दिक्कत तो अभी सॉल्व नहीं हो पाएगी, बाकी और कोई दिक्कत जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, चले। अब देखो मान लो बच्चों ये m0 पार्टिकल है, ये m1 अपनी तरफ खींच रहा है f1 से, m2 अपनी तरफ खींच रहा है f2 से, ये अपनी तरफ खींच रहा है f3 से। ऐसे इसमें बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। तो इस पे अगर मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सबका वेक्टर सम। तो बस इतना और छाप लो, फिर देखते हैं। नेट फोर्स बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम। हटा दूं बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एग्जाम्पल तुम लिख लो, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल P इन ईच केस। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल P इन ईच केस। तो हर केस में बच्चों तुम्हें P पे ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है, नेट फोर्स बताना है एक तरीके से। ओके, लिख लिया बच्चों। अब फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान सा है, एक बार लिख लो, मैं चेक कराता हूं। दो पार्टिकल m और m, बीच की डिस्टेंस a, तुम्हें इस p पे फोर्स लिखना है। किस पे लिखना है, p पे। समझ गए बच्चों। बोलो बच्चों फोर्स की वैल्यू क्या आएगी,
बोलो बच्चों, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? अब बच्चों बताओ इस पी पे फोर्स कहां लगेगा? इधर। इस पे फोर्स किस पे ज्यादा होगा? तो मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। तो अगर मैं बोलता हूं दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है, फोर्स वेक्टर होता है। तो सेम फोर्स लग रहा है वो सही नहीं, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है वो सही है। तो कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, ध्यान रहे, सेम फोर्स नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम फोर्स है। ये समझ गए? अब ये फोर्स इनके लाइन ज्वाइनिंग सेंटर की तरफ लग रहा है। अब वापस देखो बच्चों, यही वाली सिचुएशन है जो अभी हमने पढ़ी। ये एम और बीच की डिस्टेंस ए, यही दो पार्टिकल है। बच्चों बताओ इनके बीच का फोर्स जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। अब मान लो मैंने इसको ऐसे धक्का दे दिया वी रफ्तार से, इसको ऐसे धक्का दे दिया, तो जैसे तुम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हो वो उस सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमने लगे। तो सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए कौन से फोर्स की जरूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां वो फोर्स कहां से आएगा? ग्रेविटेशन से। समझ गए बच्चों? अब मैंने क्वेश्चन दूसरा दे दिया कि भाई ये दोनों पार्टिकल अपने म्यूचुअल ग्रेविटेशन की वजह से सर्कल में घूम रहे हैं, तो स्पीड बताओ। क्या बताओ? स्पीड। तो बच्चों अगर ये दोनों घूम रहे हैं, ये डिस्टेंस ए है, तो बताओ रेडियस क्या हुई? रेडियस क्या हुई? a/2। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² अपॉन a/2। कहां से आएगा? ग्रेविटेशनल से। तो जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। कोई तकलीफ? अब m एक कट गया, एक a कट गया। यहां से बच्चों अगर मैं लिखता हूं तो स्पीड तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी? जी एम अपॉन 2a। चेक करो अगर मैंने कोई मिस्टेक की। तो इसी में अगर वो बोलता है कि दोनों अपने म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से रोटेट कर रहे हैं, स्पीड बताओ तो मैं 0। फिफ्थ वाले में नेट फोर्स, सिक्स्थ वाले में। अब स्क्वायर के बाद मान लो एक रेगुलर पेंटागन हो, उसके सेंटर पे रखा हो तो फोर्स, हेक्सागन हो, 7 साइड वाला ऑक्टागन हो, तो किसी भी सिमेट्रिक ज्योमेट्री के सेंटर पे रखा हो, नेट फोर्स। समझ गए बच्चों? इवन इन्फानाइट साइड का पॉलीगन हो, इन्फानाइट साइड का पॉलीगन क्या होता है? सर्कल। क्या बोलते हैं उसे? सर्कल। तो मान लो ये सर्कल है, इसके सेंटर पे रखा है P, बताओ नेट फोर्स। समझ गए? तो इस तरह के हर सिमेट्रिक में फोर्स कितना होगा? 0। ये पॉइंट समझे? अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों तुमसे ये पूछा जाता है, समझना। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है। अब वापस देखो, तुमसे कहा कि भाई इसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया, बताओ P पे नेट फोर्स कितना आएगा? बोलो बच्चों, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों फिर समझो, इसको गायब कर दिया, फोर्स जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। किस तरफ? उस तरफ जिसे गायब किया है उसका उल्टा। कनेक्ट कर पाए? फिर तुमसे कहा कि भाई इसको गायब कर दिया, अब बताओ P पे नेट फोर्स कितना होगा और कहां होगा? बच्चों दो वेक्टर ऐसे लगेंगे, ये एंगल कितना है? दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर 120 पे लगे तो नेट फोर्स F 120 पे कितना होगा? F। तो यहां भी कहां? इधर। तो जिसे गायब किया है उसकी उल्टी डायरेक्शन, जिसे गायब किया है उसकी उल्टी डायरेक्शन में कितना? किसी एक के बराबर। फिर आओ इधर, मान लो बच्चों इसको गायब कर दिया, अब नेट फोर्स कहां लगेगा? उधर, क्योंकि ये दोनों तो कट पिट गए, केवल इसका बचेगा। कितना बचेगा? जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर। किस तरफ? अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसी मान लो पेंटागन वाला हो,
पेंटागन। अब इसमें भी मान लो सेंटर पे मेरा एम रखा है, इधर 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 है बच्चों, ये डिस्टेंस ए, मैंने इसे गायब कर दिया। बताओ नेट फोर्स GMM बाई ए स्क्वायर किस तरफ लगेगा? गायब करने के अपोजिट, गायब करने के अपोजिट। सही है बच्चों, सही है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो बच्चों। इस पे फोर्स निकालना है, ये अपना फोर्स लगाएगा, पहला वाला कितना लगाएगा? GMM अपॉन 1 का स्क्वायर। दूसरे की डिस्टेंस है 3, तो GMM अपॉन 3 स्क्वायर। नेक्स्ट की डिस्टेंस 9, GMM 9 स्क्वायर। ऐसे चलता चलेगा। GM स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर या 9 मान लो, ये 9 स्क्वायर। सिमेट्री से बोल सकते हो 9 क्यूब, चलता रहेगा। अब बच्चों ये तुम्हारी क्या बन गई? इन्फिनाइट जीपी। इन्फिनाइट जीपी का समीशन क्या होता है? A अपॉन 1 माइनस आर। तो अब अगर मैं नेट फोर्स लिखता हूं तो GM स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 9, GM स्क्वायर बच्चों 8 बाई 9, तो फाइनल आंसर 9 GM स्क्वायर बाई 8। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया। बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? जिसको भी दिक्कत हो बेझिझक आराम से पूछे। अब इसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जैसे मैंने 3 लिखा है, किसी में 2, 4, 8 करते चले जाएंगे। मान लो 5, 25, वो फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है। कनेक्ट कर पाए बच्चों? कहीं कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कर लो फटाफट। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बच्चों, हटा दूं अब इसे। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर हटा रहा हूं मैं इसे। कर लिया ना सबने? हटा दो ना? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बच्चों, वो शायद 7th नंबर था, तो ये 8th मान लो। P पॉइंट तुम्हारा ये रहा 0, 0 पे, और एक ये रॉड है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए प्लस एल तक। इसकी लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है। अब तुम्हें इस P पे फोर्स निकालना। तो बच्चों पहले जो आप लोगों के दिमाग में गलत मेथड आएगा वो मैं बता रहा हूं। तुम में से कई बच्चे सोचेंगे कि भाई इसका पूरा का पूरा मास इसके सेंटर पे मान लेता हूं, तो बस पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा दूंगा GM1 M2 बाई आर स्क्वायर। वो गलत है, वो गलत है। तो अब वो गलत है, तो सही तरीका क्या है बच्चों बताओ? GM1 M2 बाई आर स्क्वायर किस पे एप्लीकेबल है? पॉइंट मास। रॉड तुम्हारी पॉइंट मास है क्या? नहीं है। तो अब इस रॉड को बच्चों तुम ऐसे काटो, मान लो 1 लाख छोटे छोटे पीस कर दो, तो जो छोटा पीस मिलेगा वो क्या होगा? पॉइंट मास। उस पे तुम लगा सकते हो। तो सही तरीका बच्चों क्या है? तुम यहां से x पे जाके